बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज जैसे कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 10 का पहला आर्टिकल स्टार्ट करने लगे हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 10 में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका कॉन्सेप्ट तो यूज किया गया लेकिन बुक ने उनको प्रॉपर डिफाइन और डिस्क्राइब नहीं किया। तो मैं आज ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आप लोगों की प्रीवियस 10th क्लास की बुक्स में से भी आप लोगों को बताऊंगा जो कि थ्रू आउट इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होंगे। इसलिए आज का जो हमारा आर्टिकल है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। तो ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसे आज आप जानते हैं कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें आप लोगों को बतानी है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो ये जस्ट रिवीजन के लिए, इसलिए आज मैंने सारी चीजें आप लोगों के लिए लिख दी हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जहां जहां मैं कहूंगा आप लोग सिर्फ फिलहाल उसी चीज को फोकस करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं दो चीजें एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और उन दो चीजों का नाम है जी, एक रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है और रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है। एक्चुअली मुझे लिखना यह चाहिए था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप बस इमेजिन कर लें कि ये दोनों प्रोसेस में हम जितने भी एग्जांपल्स लेंगे वो लाइट के केस में लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। जरा इमेजिन करें, हमारे पास ये एक मिरर है, शीशा है, और इस मिरर के ऊपर हम एक लेजर लाइट से इसको इल्यूमिनेट करते हैं। आप देखेंगे कि जब लेजर जो है वो हवा से निकलेगी और हवा में से होते हुए मिरर से टकराएगी, तो मिरर से टकराने पर वापस हवा में पलट जाएगी। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मीडियम में चलने वाली लाइट दूसरे मीडियम से टकराती तो है लेकिन वापस टर्न बैक कर लेती है, बाउंस बैक हो जाती है वापस पहले वाले मीडियम में। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। एंड बिकॉज वी आर यूजिंग लाइट, तो हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ, ये डिफाइन करते हैं कि व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम falls on the surface of other medium, दूसरे मीडियम पर टकराती तो है, but a part of it turns back in the same medium, लेकिन उसका कुछ हिस्सा वापस उसी मीडियम में टकरा कर आ जाता है। तो हम कहते हैं ये लाइट की रिफ्लेक्शन है। अब बात करते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वो लाइट है जो टकराने के लिए आ रही है, इसलिए लाइट की इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पर आकर इसने दूसरे मीडियम को हिट किया, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर हमारे पास, याद रखिएगा, इस पॉइंट पर अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं जो मीडियम के साथ 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर है, इस लाइन को बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? मीडियम के परपेंडिकुलर। अब ये लाइट जो है वो टकराकर वापस जाएगी। जब ये लाइट टकराकर वापस जा रही होगी, लाइट का ये हिस्सा जो टकराने के बाद का है, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और यूं हमारे पास ये वो सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, यहां एक एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान, इसे हम बोलेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और फिर यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक और एंगल बन रहा है कि जिसे हम बोलेंगे ये एंगल किस किस के दरमियान है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के दरमियान। इसे बोलेंगे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट, वो ये कि इस पूरे प्रोसेस में दो एंगल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और इस पूरे प्रोसेस में तीन लाइंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। अगर आप देखें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में हैं। कैसे पता चलेगा? अगर आप इसको रोटेट करके देखें तो आपके एक लाइन के पीछे बाकी दोनों लाइनें छुप जाएंगी। इसका मतलब ये एक प्लेन के ऊपर है। तो यहां से हमने ये सीखा कि ये तीनों लाइंस एक प्लेन में रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दो लाइन एक प्लेन में हो लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो अपना प्लेन चेंज कर ले। नहीं, जिस प्लेन में पहली दो लाइंस हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट भी उसी प्लेन में होगी। तो ये पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का। और ये क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे तीनों कहां होंगी? ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसे बोलते हैं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, उस डायग्राम में एक और बात आप लोगों ने नोट की, एंगल ऑफ इंसिडेंस
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर है। यानी अगर आप 30 डिग्री पर कोई रे इंसिडेंट हो किसी मीडियम के साथ तो वो 30 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करेगी, और अगर 50 डिग्री पर आएगी तो 50 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करेगी, और अगर हमारे पास 70 डिग्री पर आएगी तो 70 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये तो हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन के दो इंपॉर्टेंट लॉज। अब जरा देखिए एग्जांपल्स देखते हैं कि आपने डेली लाइफ में कहां कहां ये जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है ऑब्जर्व किया होगा। जब आप सुबह सुबह ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने आप को देखते हैं तो ये जो इमेज आपको नजर आ रहा होता है ये भी प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से है। तो ड्रेसिंग टेबल मिरर जो है वो हमारे पास किसकी एग्जांपल आ गई? रिफ्लेक्शन की। इसी तरह अगर आप पानी में अपनी शक्ल देखते हैं तो इसका मतलब ये भी रिफ्लेक्शन है। और फिर इसी तरह से अगर किसी शाइनी स्पून में आप अपनी शक्ल देखें, जो बिल्कुल नई स्पून है, उसमें आपको अपनी इमेज नजर आए तो आप कहेंगे कि ये भी रिफ्लेक्शन की वजह से है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो रिफ्लेक्शन करने की सलाहियत रखती हैं, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन में क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन में मीडियम से टकरा कर वापस टर्न बैक करना है लाइट ने, तो फिर आपका मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट हुआ तो लाइट तो सीधा निकल जाएगी, टर्न बैक नहीं करेगी। तो आपका मीडियम क्या होना चाहिए? एक तरफ से ओपेक होना चाहिए। ओपेक का मतलब है गैर शफाफ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। फिर लाइट आएगी तो टकराकर उसे वापस ही आना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब पहली बात कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो रिफ्लेक्शन करेंगे वो ओपेक होने चाहिए। ओपेक का मतलब है ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए। अब उनमें कौन कौन आ जाता है? नंबर 1 प्लेन मिरर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर है ये एक रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्ट करने वाली चीज है, लेकिन बिल्कुल प्लेन होता है वो। तो ये प्लेन मिरर जो है ये भी एक रिफ्लेक्टर हुआ। कुछ मिरर होते हैं वो सफेरिकल होते हैं, यानी वो प्लेन नहीं होते, कर्व्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर जो है वो एक सफेरिकल मिरर है। इस कनकेव मिरर को आप लोगों ने कहां देखा होगा? मिसाल के तौर पर स्पून को, अगर शाइनी स्पून हो, उसको अगर आप अंदर वाली गहरी सरफेस से देखें तो वो जो इमेज नजर आएगा वो कनकेव मिरर से बना होगा। इसी तरह से हमारे पास एक और मिरर होता है जिसे हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। कन्वेक्स मिरर की एग्जांपल अगर आपने डेली लाइफ में देखनी हो तो कन्वेक्स मिरर की एग्जांपल है कि जब आप स्पून में अपने आप को स्पून की दूसरी तरफ से देखें तो वो जो इमेज नजर आ रहा है वो कन्वेक्स मिरर से इमेज नजर आ रहा है। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गई हमारे पास मिरर्स की। अब याद रखिएगा आपका ये जो चैप्टर है इसमें मिरर्स को इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं इनकी मजीद डिटेल या डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ये तो हो गई सारी बातें स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन के बारे में। आइए जरा देखते हैं एक और फिनोमेना जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास ये एक ग्लास है। मिरर और ग्लास में फर्क है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। अब ये ग्लास है, अगर एक रोशनी की लाइट हवा में से चलती हुई ग्लास में एंटर होगी, मैं यहां रोकता हूं, आपका क्या ख्याल है कि लाइट को कहां जाना चाहिए? हम सोचेंगे कि लाइट जिस पाथ में आ रही है वो बिल्कुल इसी पाथ में सीधा आगे जाती जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन तो ये है, लेकिन जब हमने लाइट को एंटर होने दिया तो हमने देखा कि वो अपने एक्सपेक्टेड पाथ से थोड़ा सा बेंड हो गई। क्यों बेंड होगी? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। जो नया मीडियम है उसकी अपनी डेंसिटी है, उसमें लाइट की अपनी स्पीड है, इस वजह से लाइट को बेंड होना पड़ा। तो हमारे लिए नोट करने वाली बात यह है कि समटाइम्स लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो वापस टर्न बैक नहीं करती बल्कि अगले मीडियम में चली जाती, क्योंकि अगला मीडियम ट्रांसपेरेंट होता है। और जब अगला मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा तो क्या सीधी चली जाएगी? नहीं, अपने असल रास्ते से हट जाएगी। इसे कहते हैं, ये बेंडिंग ऑफ लाइट है, और इसको रिफ्लेक्शन नहीं कह सकते, इसको रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम
to an other is called refraction। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए लाइट का बेंड होना रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइट आ रही है, इसे बोलेंगे ये इंसिडेंट रे है। जिस पॉइंट पर ये टकराएगी उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और अगर मैं उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन लगा दूं तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अब लाइट जो रिफ्रैक्ट होने के बाद, बेंड होने के बाद जो मीडियम में एंटर हो जाएगी, इसे हम बोलेंगे कि ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। रिफ्लेक्टेड नहीं, एल से नहीं, आर से, रिफ्रैक्टेड लाइट। अब यहां पर भी अगर आप देखें तो हमारे पास रिफ्रैक्टेड लाइट, इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल, तीन लाइंस बन रही हैं। और अगर आप देखें इसको साइड से तो आपको पता चलेगा ये बिल्कुल एक प्लेन के ऊपर आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। इधर भी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पर मौजूद होंगी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि जरा देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। ये वाला एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट के दरमियान में बनेगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? जो रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल के दरमियान बनेगा। क्या ये दोनों एंगल्स आपको बराबर नजर आ रहे हैं? नहीं, लाइट बेंड हो चुकी है और लाइट के बेंड होने से एंगल्स आपस में बराबर नहीं रहेंगे। जब एंगल आपस में बराबर नहीं रहेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपस में बराबर होंगे? हरगिज नहीं। इस वजह से मैंने क्या लिखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन फिर भी कोई ना कोई रिलेशन तो उनके दरमियान होगा ना। तो वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लूं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लूं तो वो साइंस की रेशियो लूं, यानी डिवाइड कर लूं, तो वो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम पर डिपेंड करता है। किसी मीडियम के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि किसी मीडियम में लाइट कितना बेंड होगी। आसान अल्फाज में बताता हूं, अगर हमारे पास दो मीडियम है, एक में लाइट एंटर होकर 30 डिग्री बेंड हो गई और दूसरे में लाइट एंटर होकर 45 डिग्री बेंड हो गई, तो मैं कहूंगा वो जहां ज्यादा बेंड हुई है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और जहां कम बेंड हुई है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? मीडियम का लाइट को बेंड करने की एबिलिटी बताता है। तो ये तो हो गया हमारे पास थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की बात। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब यहां क्योंकि दो मीडियम्स की बात हो रही है, जस्ट हम दो मीडियम्स लेते हैं। इमेजिन करें कि मेरे पास एक तरफ जो है वो एयर है और दूसरी तरफ एक ग्लास है। अब हमें मालूम है एयर हल्का मीडियम है, डेंसिटी कम है, मैं इसे बोलूंगा रेयर मीडियम, जबकि ग्लास में डेंसिटी ज्यादा है। ग्लास एक भारी मीडियम है एयर के मुकाबले में, तो मैं कहूंगा ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। अब जरा देखें, लाइट यहां से चलती हुई आई, अब लाइट एंटर होने लगी है ग्लास में, इसने बेंड तो होना है, या तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी, और हमने ऑब्जर्व किया कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो इसका मतलब जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई तो अगर आप यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें तो वो ज्यादा बन रहा है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखें तो वो कम बन रहा है। इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से अगर लाइट कहां से कहां जा रही हो, रेयर से डेंसर। तो याद रखिएगा, अगर लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा। और फिर इसी तरह से अगर आप इसको ऑपोजिट सपोज करो, सपोज करें एक हमारे पास लाइट जो है वो ग्लास से हवा में जा रही है, यानी कि डेंसर से रेयर में जा रही है। इस सूरत में वो जब इस पॉइंट पर पहुंचेगी और मीडियम चेंज करने लगेगी, उसने बेंड तो होना है, लेकिन वो कहां बेंड होगी? वो नॉर्मल की तरफ नहीं, बल्कि वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। जब वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा बनेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा बनेगा। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा अगर लाइट कहां से कहां जा रही हो, डेंसर से रेयर में जा रही हो। तो ये तो हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। आइए जरा देखते हैं कुछ ऐसी एग्जांपल्स जिनमें आप रिफ्रैक्शन डेली लाइफ में देखते हैं। पहली बात, अगर आप किसी विंडो के पास खड़े हुए और विंडो का बाहर का व्यू आप देख रहे हैं, तो वो बाहर का व्यू जो बाहर से लाइट आ रही है वो आपकी आंखों तक विंडो से गुजर कर आ रही है। तो इसका मतलब वो जो हमारे पास व्यू होगा वो
रिफ्रैक्शन के प्रोसेस के तहत आपको मिलेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक बात और कि रिफ्रैक्शन वाटर सरफेस में भी होगी। अगर आप पानी के ऊपर खड़े देख रहे हैं और पानी के अंदर के ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब लाइट पानी में से गुजरकर आपकी आंखों तक आ रही है, तो बीच में एयर में से भी गुजरेगी। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर भी मीडियम चेंज हुआ, लाइट बेंड होगी, यानी कि रिफ्रैक्शन होगा। और फिर आप रिफ्रैक्शन देखते हैं लेंस से। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो है वो किसी ग्लासेस से देख रहा है, अपने ऐनक से देख रहा है, तो वो भी लाइट उसकी ग्लासेस में से रिफ्रैक्ट होकर आ रही है। यार एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे समझते हैं कि सिर्फ या तो रिफ्लेक्शन होगी या रिफ्रैक्शन होगी। ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर ये जो है शख्स ये विंडो के आर पार देख रहा है, तो ना सिर्फ इसको बाहर का व्यू नजर आ रहा है, बल्कि विंडो में हल्का सा इसको अपना इमेज भी नजर आ रहा है। इसका मतलब कुछ रिफ्लेक्शन भी हो रही है और कुछ रिफ्रैक्शन भी हो रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्होंने लाइट को रिफ्रैक्ट करना है। क्योंकि रिफ्रैक्शन में लाइट ने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना है, तो इसका मतलब जो चीज होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जैसे ये तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो फिर रिफ्रैक्शन हो पाएगी। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में तो एक एग्जांपल मैंने आपको ग्लास की दे दी। तो ग्लास की जो एक स्लैब है, वो एक प्लेन ग्लास स्लैब है, वो भी रिफ्रैक्शन कर सकती है। लेकिन समटाइम्स हमारे पास कुछ और चीजें यूज होती है जिनको हम लेंस कहते हैं। जरा तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए जी, हमारे पास बुक जो है ना, वो इस तरह से आपको डिफरेंट लेंसेज दिखाएगी, कन्वेक्स लेंस भी दिखाएगी, कनकेव लेंस भी। लेकिन एक्चुअली में ये 3D में कैसे दिखते हैं, आइए कन्वेक्स लेंस को बनाते हैं। इमेजिन करें मेरे पास एक शीशे से बना हुआ एक सॉलिड चीज है, शीशे से बनी हुई, और फिर मेरे पास एक इसी तरह की आइडेंटिकल शीशे से बनी हुई एक सॉलिड सफेयर एक और भी है। अब मैं इन दोनों सॉलिड सफेयर को आपस में इस तरह से करीब लाता हूं कि इनका इतना हिस्सा आपस में ओवरलैप कर जाता है, और ये जितना ओवरलैपिंग हिस्सा है, कॉमन हिस्सा है, इसको मैं कट करके अलग कर लेता हूं, तो मेरे पास ये चीज बनेगी। अब ये जो है इसे बोलते हैं, ये एक कन्वेक्स लेंस है। और कन्वेक्स लेंस को अगर आप साइड से देखें तो साइड से देखने पर आपको ये वाली शक्ल नजर आएगी, और आपकी बुक भी हमेशा ये वाला व्यू बनाएगी। तो एक्चुअली असल में अगर हम देखें तो यूं नजर आता है कन्वेक्स लेंस, लेकिन आपकी बुक उसका हमेशा साइड व्यू दिखाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, कन्वेक्स लेंस को देखकर आपने एक बात देखी कि कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जो दरमियान से थिक है और किनारों से थिन है, यानी कि पतला है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है, इट इज अ लेंस विच इज थिन फ्रॉम एजेस। ठीक है जी, वो एजेस से क्या होता है, पतला होता है, और दरमियान से मोटा होता है। अब रूल क्या है, जब भी लाइट टकराती है ना लेंस से, तो वो थिकर पार्ट की तरफ जाएगी। किस पार्ट की तरफ, थिकर पार्ट की तरफ। अब जरा इमेजिन करें, ये मेरा लेंस है और इसका थिकर पार्ट कहां है, दरमियान में। अगर एक लाइट ऊपर से सीधी आ रही है तो उसने तो थिकर पार्ट की तरफ जाना है, और थिकर पार्ट कहां है, नीचे को, यानी कि दरमियान को, तो वो नीचे को बेंड हो जाएगी। इसी तरह से एक और लाइट इमेजिन करें तो वो भी थिकर पार्ट की तरफ जाना चाहेगी, और थिकर पार्ट तो उससे नीचे है, तो वो नीचे को बेंड होगी। अगर हमारे पास एक लाइट बिल्कुल मिड में आ रही है तो उसका तो वो थिकर पार्ट से ही पास कर रही है, तो वो सीधा निकल जाएगी। अगर उससे एक और रे नीचे से पास कर रही है तो उसके लिए थिकर पार्ट कहां है, उसके लिए तो थिकर पार्ट ऊपर है, तो वो ऊपर को बेंड कर जाएगी। और इसी तरह एक और रे इमेजिन करें, वो भी ऊपर को जाएगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात नोट की, थिकर पार्ट की तरफ जाने की वजह से सारी लाइट एक पॉइंट पर इकट्ठी हो गई। इसे बोलते हैं लाइट कन्वर्ज हो गई। तो कन्वेक्स लेंस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या हुई, वो ये हुई कि कन्वेक्स लेंस जो है वो एक कन्वर्जिंग लेंस है। और क्या कभी आपने कन्वेक्स लेंस को देखा है? बिल्कुल स्टूडेंट, ये जो हमारे पास डॉक्टर्स या समटाइम्स स्पाई, जो जासूसी करने वाले, इस तरह का मैग्नीफायर यूज करते हैं। इसके अंदर जो शीशा होता है, अगर आप उसको निकाल कर देखें तो वो दरमियान से थिक होता है और किनारों से पतला होता है, यानी कि ये एक कन्वेक्स लेंस ही है। नाउ स्टूडेंट्स, दूसरी टाइप का लेंस क्या है, कनकेव लेंस। ये कनकेव लेंस क्या होता है, जरा फिर से वही सफेयर इमेजिन करें, और इन सफेयर्स को ओवरलैप ना करें, इन सफेयर को इतना करीब लाएं, इनके दरमियान में ये जो जगह बच जाएगी, इस जगह को अगर हम एक लेंस की शक्ल दे दें तो ये इस तरह का बनेगा। अब ये लेंस अगर आप देखें तो ये किनारों से मोटा है और दरमियान से पतला है, और अगर आप इसको साइड व्यू देखें
तो आप देखेंगे ये जो व्यू है ये आपकी बुक ने भी कई जगहों पर बनाया होगा। तो ये है कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस की डेफिनेशन क्या हुई? ये एक ऐसा लेंस है जो थिक होता है कहां से? किनारों से, और पतला होता है सेंटर से। और अगर आप, रूल क्या बताया था मैंने, लाइट हमेशा कहां को जाना चाहती है? थिक पार्ट की तरफ। तो इस लेंस को अगर मैं उसी तरह से इसका थिक पार्ट देखूं, इसका थिक पार्ट किनारों पर है, तो फिर अगर लाइट ऐसे आती है तो वो थिक पार्ट की तरफ जाएगी। थिक पार्ट तो उससे ऊपर है तो ऊपर को चली जाएगी। इसी तरह से एक और लाइट आती है वो ऊपर को चली जाएगी। इसी तरह से जो लाइट बिल्कुल मिड में आएगी वो सीधा निकल जाएगी। जो लाइट नीचे होगी वो भी रे जो है वो थिक पार्ट, क्योंकि उससे नीचे वो उधर को चली जाएगी। और फिर एक और लाइट इमेजिन करें वो उधर को चलेगी। आपने देखा कि इसने लाइट को क्या किया, बजाय एक पॉइंट पर इकट्ठा करने के लाइट को फैला दिया। इसे हम बोलते हैं ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? जो लाइट को इकट्ठा करने के बजाय लाइट को फैला देता है। याद रखिएगा, कुछ बच्चों को उनका हम कहते हैं उनकी दूर की नजर खराब है। जब दूर की नजर खराब है इसे बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। ये जो शॉर्ट साइटेडनेस वाले बच्चे होते हैं, ये जो ऐनक पहनते हैं, उनके ऐनक के अंदर जो शीशा होता है या लेंस होता है या ग्लास होता है, उसे हम बोलते हैं कि ये कनकेव लेंस है। एक बात याद रखिएगा, बच्चों को जब मैं लेंस बोलता हूं ना तो वो समझते हैं कि लेंस तो ये होते हैं। नहीं भाई, आपकी ऐनक के अंदर जो शीशा होता है इसको भी हम लेंस बोलेंगे, क्योंकि फिजिक्स के अंदर लेंस का मतलब क्या होता है? लेंस का मतलब होता है एक ऐसा ग्लास जो ट्रांसपेरेंट हो और रिफ्रैक्शन करे। दोनों ही रिफ्रैक्शन करते हैं, फिजिक्स में दोनों लेंस हैं। हाँ, इसको क्योंकि हम आंख के ऊपर लगाते हैं तो इसे हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट लेंस, और ये है नॉन कॉन्टैक्ट लेंस, कि आपकी आंख को टच नहीं हो रहा होता। ये है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। मैंने मिरर्स का भी बताया और लेंस का बताया। मिरर रिफ्लेक्शन करवाते हैं, लेंस रिफ्रैक्शन करवाते हैं, लेकिन आपके इस चैप्टर में लेंसेज को फोकस किया जाएगा। इसलिए अब मैं आपको थोड़ा सा मजीद डिटेल बताऊंगा कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंसेज के बारे में। लेकिन उससे पहले इस सारी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं जो हम लोगों ने यहां पर सीखनी है, जिसमें सबसे पहले है ऑप्टिकल सेंटर। देखिए, मैं आपको सारी चीजें एक ही तरह से समझाऊंगा, जरा देखते हैं। ये मेरे पास, जस्ट इमेजिन करें, एक लेंस है और इस लेंस का अपना एक बिल्कुल सेंटर बनेगा। ये जो इसका सेंटर होगा इसे बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। अगर मेरे पास कनकेव लेंस हो, बिल्कुल उसी तरह से कनकेव लेंस के अंदर जो उसका सेंटर बनेगा ये उसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। दोनों सूरतों में इनको O से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या हुआ? इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस, आसान अल्फाज में। अब जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, ये कन्वेक्स लेंस है। आपको याद है ना, ये असल में पूरा सफेयर था जिसको मैंने काट के कन्वेक्स लेंस निकाला था। ये जो पूरा सफेयर है ना, जहां से लेंस निकला है, इस पूरे सफेयर का जो सेंटर बनेगा उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और याद रखिएगा, हम ये पूरा सफेयर नहीं बनाएंगे, तो ये जब सफेयर नहीं बनाएंगे फिर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां पर हम एज इट इज बनाएंगे और उसको हम सी का नाम देंगे। तो ये लेंस का सेंटर हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और ये उस लेंस जिस सफेयर से आया था उसका सेंटर हो गया, और इसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये देख लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ दैट सफेयर। अब जरा देखिए, 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो ये लेंस है और इस लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो इन दोनों में से पास करे तो आप देखेंगे ये जो लाइन है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो याद रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? लाइन पासिंग फ्रॉम O यानी कि ऑप्टिकल सेंटर एंड C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, और ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पॉइंट O यानी ऑप्टिकल सेंटर तक का ये जो दरमियान का फासला है इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? इट इज द रेडियस ऑफ द सफेयर। और जरा इमेजिन करें, नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये मेरे पास जो लेंस है, इस लेंस का अगर मैं अपना डायमीटर देखूं तो वो जो है वो अपर्चर कहलाता है, और अगर आप साइड से देखें तो ये अपर्चर जो है ये वाली लाइन बनेगी। तो याद रखिएगा, अपर्चर जो है वो लेंस का अपना डायमीटर होता है। तो व्हाट इज अपर्चर? डायमीटर ऑफ द लेंस।
ये क्या बताता है? ये बताता है कि लेंस का साइज कितना है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये लेंस है, इसका अपर्चर कम है, अगर मैं बड़ा लेंस लेना चाहूं तो मैं उसका अपर्चर ज्यादा करूंगा तो मेरे पास लेंस जो है वो बड़ा हो जाएगा। और बड़े अपर्चर और छोटे अपर्चर में क्या फर्क होगा? जो छोटा अपर्चर वाला लेंस है वो कम लाइट रिसीव कर सकता है, तो उससे बनने वाला इमेज उतना ब्राइट नहीं होगा, लेकिन जो बड़े अपर्चर का लेंस होगा वो ज्यादा ब्राइट होगा। याद रखिएगा, छोटा अपर्चर या बड़ा अपर्चर, जब तक हमारे पास थिकनेस सेम है, लाइट एक ही जगह पर फोकस होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ अपर्चर बढ़ाने से लाइट की बेंडिंग पर फर्क नहीं आता, बल्कि अपर्चर बढ़ाने से लाइट कितनी रिसीव होगी, अमाउंट ऑफ लाइट, उसको फर्क पड़ेगा। तो यहां से मैंने देखा कि ये साइज ऑफ लेंस बताता है अपर्चर। अब जरा डिस्कस करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म, प्रिंसिपल फोकस। नाउ स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें वही कन्वेक्स लेंस है मेरे पास। अब कन्वेक्स लेंस को हम बिल्कुल उसी तरह से दिखाएंगे जैसे बुक दिखाती है, यानी कि साइड से। अब जरा इस कन्वेक्स लेंस को अगर आप साइड से देखें, अगर यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज आए, तो आप देखेंगे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगे तो हमारे पास ये रेज रिफ्रेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पर इकट्ठी होंगी। ये जो पॉइंट है ना, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। फोकस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आने वाली सारी लाइट इस पॉइंट पर इकट्ठी हो रही है, हमेशा नहीं इकट्ठी होगी। ये कौन सी लाइट इस पॉइंट पर इकट्ठी होगी? ये वो लाइट इस पॉइंट पर इकट्ठी होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी सारी लाइन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया है ये इसका 2D व्यू है। अगर आप 3D में देखें तो ये लाइट जो है वो बहुत ज्यादा होगी, और 3D में क्योंकि हम बुक में नहीं दिखाएंगे तो आप इस इमेज को ही याद रखिएगा। तो फिर प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ? लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट अ पॉइंट, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि ये प्रिंसिपल फोकस है। अब जरा इमेजिन करें, अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी अभी, कौन सा लेंस था? कन्वेक्स लेंस। इससे जो लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकराने के बाद कहां इकट्ठी हो रही है? प्रिंसिपल फोकस पे। और वो प्रिंसिपल फोकस पे असल में इकट्ठी हो रही है, रियल में इकट्ठी हो रही है। इसे बोलेगी ये प्रिंसिपल फोकस तो है, लेकिन रियल प्रिंसिपल फोकस है। तो प्रिंसिपल फोकस रियल कब होगा? रियल प्रिंसिपल फोकस कब होगा? जब लाइट एक्चुअली पास थ्रू दैट पॉइंट, जब लाइट असल में पास करेगी। और ऐसा किस केस में दिखाया मैंने? कन्वेक्स लेंस के केस में। ठीक हो गया? अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल फोकस की दूसरी टाइप, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। जरा इमेजिन करें, अब मैं कन्वेक्स लेंस नहीं लूंगा, कनकेव लेंस लूंगा। जब कनकेव लेंस लेते हैं तो आपको याद है, मैंने पहले भी बताया कि कनकेव लेंस में से लाइट गुजरने के बाद फैल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। क्या ये लाइट कभी भी किसी पॉइंट पर इकट्ठी मिलेंगी? ये तो डाइवर्ज हो रही है, और फैलने वाली चीज कभी भी नहीं मिलती। इस सूरत में क्या फोकस नहीं बनेगा? लग ऐसे रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हटकर देखें, आप बजाय लाइट को आगे बढ़ाने के पीछे बढ़ाएं, तो आपको ऐसा जरूर लगेगा कि ये सारी लाइट एक पॉइंट से आ रही है। क्या असल में आ रही है? नहीं नहीं, असल में नहीं आ रही। हमें ऐसा लग रहा है कि ये यहां से आ रही है। ठीक है, तो लाइट इज नॉट कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, बट लाइट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। ऐसा लग रहा है कि लाइट वहां से आ रही है, तो ये भी एक किस्म का फोकस ही हुआ। लेकिन क्या ये असल फोकस है? क्या लाइट वाकई में आ रही है? नहीं। तो ये हमारे पास कहलाएगा वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। तो व्हाट इज वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस? व्हेन लाइट सीम्स टू पास थ्रू दैट पॉइंट, या सीम्स टू कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। और आप लोगों ने देखा कि किस लेंस के केस में आपका प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल होगा? तो इस केस में जब कनकेव लेंस आप लेंगे। अच्छा, अब आपके पास कन्वेक्स लेंस हो गया, उसका रियल फोकस। अगर आपके पास कनकेव लेंस हुआ तो उसका वर्चुअल फोकस। भाई फोकस तो दोनों का है। अब हमारे पास अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का फासला लें, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये हमारे पास अगर रियल प्रिंसिपल फोकस की हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लें, इसे बोलेंगे ये फोकल लेंथ है। और अगर कनकेव लेंस के केस में वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस होगा, लेकिन हम उसका भी फासला क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। अब जरा इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा,
ये देखिए मेरे पास ये लेंस है, काफी पतला लेंस है, जब लाइट इसमें से गुजरेगी तो इतनी ज्यादा रिफ्रैक्ट नहीं होगी, इतना बेंड नहीं होगी, तो बहुत दूर जाकर मिलेगी, तो फोकस बहुत दूर हुआ, तो फोकल लेंथ भी काफी ज्यादा होगी। अगर मैं इस लेंस को थिक कर दूं, थोड़ा सा मोटा कर दूं, तो आप देखेंगे अब लाइट ज्यादा बेंड होगी तो फोकस करीब में बनेगा। जब फोकस करीब में बनेगा तो फोकल लेंथ कम हो गई, और अगर आप और ज्यादा थिक कर दें लेंस को तो फोकल लेंथ और कम हो जाएगी। इसका मतलब फोकल लेंथ को छेड़ना हो तो आपको लेंस की थिकनेस बढ़ानी या कम करनी पड़ेगी, और एक्चुअली में फोकल लेंथ का थिकनेस के साथ इनवर्स रिलेशन बन रहा है। तो जितना ज्यादा थिक लेंस होगा उतनी उसकी फोकल लेंथ कम होगी। और आखिरी बात इसमें वो ये है कि हमारे पास फोकल लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशन है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो सेंटर है, अगर हम बिल्कुल इतना ही फासला दूसरी तरफ ले लें तो भी सेंटर बनेगा, तो हम दूसरी तरफ भी इतना ही पॉइंट सी शो कर सकते हैं। अब जरा इमेजिन करें, जो फोकस था वो क्या था? फोकस जो जहां पर लाइट इकट्ठी हुई थी, और ये था प्रिंसिपल फोकस। अगर जरा इमेजिन करें तो आप देखेंगे जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल दरमियान में आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये जो फोकल लेंथ है ये पूरे रेडियस का आधा है। तो यहां से हम कहेंगे कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। इस वजह से ये जो पॉइंट सी है ना, क्योंकि ये फोकस डबल हो गया तो हम कहेंगे कि ये C को हम 2f भी कह सकते हैं। अगर ये f है तो ये f से डबल दूर है तो ये 2f होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं हम साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज। उससे पहले आपको ये 3 सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे। f क्या होता है? f को तो मैं बता चुका हूं, फोकल लेंथ होती है, ठीक है जी। p क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O। ये अगर मेरे पास एक लेंस है और इससे दूर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो फासला होगा इसे मैं P से रिप्रेजेंट करूंगा। इसी तरह से Q क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम O। अगर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से दूसरी साइड पर एक इमेज बनता है, तो ये जो इमेज होगा ना, इसका जो सेंटर से फासला होगा इसे मैं Q से रिप्रेजेंट करूंगा। अब याद रखिएगा ये 3 सिंबल्स, ठीक है। अब F पॉजिटिव कब होगी? F पॉजिटिव कब होगी? अगर कन्वेक्स लेंस होगा, यानी कि कन्वर्ज हो रही है लाइट। F नेगेटिव कब होगा? फोकल लेंथ नेगेटिव, जब डाइवर्जिंग, यानी कि अगर मेरे पास कन्वेक्स लेंस है तो उसका जो प्रिंसिपल फोकस से फासला है वो फोकल लेंथ, उसे मैं पॉजिटिव कहूंगा। लेकिन अगर कनकेव लेंस है तो उसका जो फोकल लेंथ बनेगा, क्योंकि उसका प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल है, तो मैं उसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव कंसीडर करूंगा, ठीक है जी। इसी तरह से P कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव? अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो P पॉजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो P नेगेटिव। ऑब्जेक्ट वर्चुअल कब होगा ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग यहां पर माइक्रोस्कोप्स वगैरह पढ़ेंगे इस चैप्टर में। Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव कब होगा? अगर रियल इमेज हो तो Q पॉजिटिव होगा, अगर वर्चुअल इमेज हो तो Q नेगेटिव होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को डिस्कस करनी है। उसके बाद आखिरी चीज आज की, लेंस फॉर्मूला। ये 1/f = 1/p + 1/q बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, लेकिन जब हम डिफरेंट कंडीशंस में यूज करेंगे तो फोकल लेंथ का पॉजिटिव साइन आना है या नेगेटिव, P का पॉजिटिव साइन आना है या नेगेटिव, Q का पॉजिटिव साइन आना है या नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन सी कंडीशन बन रही है। तो लेंस फॉर्मूला ये है, चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, बस फर्क ये होगा, कन्वेक्स लेंस होगा तो हमारे पास फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कनकेव लेंस होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। स्टूडेंट्स, यहां पर बात खत्म नहीं होती, अभी हमारे पास मजीद कुछ टर्म्स हैं जिनको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, खास तौर पर कन्वेक्स लेंस की और कनकेव लेंस की रे डायग्राम। तो इस लेक्चर को यहां खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप लोग लाजमी देखें, ताकि इस चैप्टर में आपको बार बार चीज ना समझानी पड़े, बल्कि आप लोगों को वो एक दफा बेसिक टर्म्स समझ में आ जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और उसके बाद थ्रू आउट उस चैप्टर में आपको कभी कोई इश्यू ना हो। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।